हम आज एक बड़ा खुलासा आपके सामने खोलने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है वो है एडवोकेट रूफ नायक, जो डॉक्टर अब्दुल बारी नायक के भाई हैं, छोटे भाई हैं। क्या असल में जिंदगी थी डॉक्टर अब्दुल बारी नायक की, और आज डॉक्टर बारी के लिए एक वीडियो देने जा रहे हैं उनके भाई। क्या जो डॉक्टर अब्दुल बारी नायक है वो सोशल एक्टिविज्म छोड़ रहे हैं? ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर बारी की फैमिली हम लोगों ने बहुत कुछ सफर किया, अब हम और नहीं चाहते। हम लोग कब तक कोर्ट कचहरियां जाते रहेंगे? हम कब तक रात भर पुलिस स्टेशन की गेटों पे रहेंगे? हमारे भाई ने कोई गलती नहीं की। जैसे कि उनके पेज पे कल ही चढ़ा था कि मुझे लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया। मैं चाहता था कि जिनके लिए एटलीस्ट, अगर चाहे मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जिनके लिए मैंने काम किया था वो साथ नहीं आए मेरे, उन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा, उन्होंने मेरे हक में बात तक नहीं की, एक पोस्ट तक नहीं डाला, और जिस वजह से डॉक्टर अब्दुल बारी नायक का दिल टूटा है। और वो शायद से ही आज ये खुलासा करने जा रहे हैं कि वो जो डॉक्टर अब्दुल बारी नायक है उनको सोशल एक्टिविज्म छोड़ना है। अब ये सोशल एक्टिविज्म को अलविदा कहने जा रहे हैं। जिंदगी कैसी रही डॉक्टर अब्दुल बारी नायक की और टर्मिनेट कैसे हुए, आज खुलासा करने जा रहे हैं उनके छोटे भाई एडवोकेट रूफ नायक। आए सुने जरा इन्हीं से। बहुत बहुत शुक्रिया रूफ साहब, आज अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आज आप यहाँ पे आए हैं, आप लोगों से बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने भाई की जिंदगी के बारे में बताना चाहते हैं। कौन है डॉक्टर अब्दुल बारी नायक असल में? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट अब्दुल रऊफ नायक, डॉक्टर बारी साहब का सबसे छोटा भाई हूँ मैं। बेसिकली जो डॉक्टर बारी साहब की जर्नी रही है, एजुकेशन से रिलेटेड बोलूँगा कि लोग सोचते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि टर्मिनेट क्यों बोलते हैं अपने आप को, रीज़न क्या है टर्मिनेशन का। आज मैं हर एक चीज़ का आप लोगों के सामने खुलासा करना चाहता हूँ। बेसिकली जो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब है वो हमारे सबसे बड़े भाई है, डबल पीएचडी है, डबल नेट, डबल जीआरएफ, यंग जियोग्राफर अवार्ड मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उन्होंने इतनी माहिरत हासिल की है, कहने की बात नहीं है। मतलब आप ये मान लीजिएगा, उनको फॉरेन से कितने ऑफर आ गए थे पढ़ाने के लिए, साइंटिफिक अवार्ड के लिए, बहुत चीजें आ गई थी, लेकिन सब कुछ उसने तर्क किया सिर्फ इस कश्मीरी कौम के लिए। बेसिकली अगर देखा जाएगा, इनकी जो इब्तिदाई तालीम हुई है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से स्टार्ट हो गई। उसके बाद यहाँ से 12th करने के बाद इनका एडमिशन जो हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जो मोस्ट रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने पीएचडी किया है जियोग्राफी में। उसके बाद डबल पीएचडी किया है जेंडर स्टडीज में मानू यूनिवर्सिटी में। मतलब हर एक जो भी इनकी क्वालिफिकेशन है वो मोस्ट रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से है। लेकिन डॉक्टर बारी साहब के दिमाग में हर टाइम पे एक ही चीज होता था, मतलब इनको बर्दाश्त नहीं होता था किसी भी इंसान के साथ अगर जुल्म हो जाता है। मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूं। जब भी हम ट्रेन में चढ़ते हैं, अगर आप लोगों को कोई पानी की बोतल देता है, अगर उस पर 50 रुपीज का प्राइस होता है, तो वो क्या करते थे, वो 20 लेते थे। हर कोई इग्नोर करता है, चलो कोई बात नहीं, हमें जरूरत है इस चीज की। लेकिन डॉक्टर बारी साहब वहां पे भी आवाज उठाते थे, अगर इस पे एमआरपी लिखा है, आप एमआरपी के हिसाब से क्यों नहीं लेते। मतलब स्टार्टिंग उनकी वही से हो गई कि हर चीज को वो, जहां पे भी करप्शन होता था, वो वहां उस चीज को रोकना चाहता था। उसके बाद जब उन्होंने तालीम कंप्लीट किए, डबल पीएचडी कंप्लीट किया, जब वो कश्मीर में आ गए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स देखे हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में। तो वही से उसने स्टार्टिंग की है अपने इस एक्टिविज्म को। 2013 से उसने स्टार्ट किया है। अब उसने पहले स्टार्टिंग में, वो कहते हैं ना कि हर कोई यही बोलता है कि उसने इलीगल तरीके से एक्टिविज्म स्टार्ट किया। इलीगल तरीके से उन्होंने एक्टिविज्म स्टार्ट नहीं किया। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताता हूं। ये डॉक्टर बारी साहब की डिग्रियां हैं, जहां पे लिखा है किस सब्जेक्ट में कौन सा अवार्ड मिला है, कहां कहां पीएचडी किया, कहां डबल पीएचडी किया, कहां जीआरएफ किया, कितनी पब्लिकेशन है, कितने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, कितनी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस है। अब ये उसकी एजुकेशन की बात आती है। अब जब आते हैं कि जब उसने अपना एक्टिविज्म स्टार्ट किया है, पहले उसने राइटिंग से ही स्टार्ट किया है। कोई हवा में ये ना सोचे कि वो आ गया कैमरा के सामने और किसी के कैरेक्टर को एसिनेट करने की कोशिश की, और ना उनका कभी इंटेंशन था। स्टार्टिंग में हर जगह जहां पे उसको लूप होल्स निकले हैं, तो उसने पहला वे लिया है, वो है आरटीआई एक्टिविज्म। उसने हर डिपार्टमेंट में जहां जहां उनको लग गया कि वहां पे घोटाले हो रहे हैं, वहां पे अनफेयर हो रहा है, वहां पे इनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, वहां पे उसने आरटीआई डालना स्टार्ट किया है। चाहे वो बीडीओ कंसर्न हो उस टाइम पे कोई मुंह का, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एडीसी हो, चाहे वो एसीआर हो, चाहे वो उस टाइम के एसएचओ साहब है, हर किसी के खिलाफ उसने आरटीआई डाला जहां पे उनको लग गया कि करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही है इन प्रैक्टिकल लाइफ में। और यही आरटीआईज है, यही एप्लीकेशन है जो उन्होंने डाली है। चाहे वो बीडीओ साहब हो, चाहे वो विजिलेंस ऑफिसर हो, उनको हम डाला है बारी साहब ने, चाहे वो तहसीलदार
कोई मुंह हो उस टाइम का, चाहे वो एसएचओ साहब हो, जब भी उनके पास कोई भी बात आती थी वो लिखते थे, राइटिंग में लिखते थे कि ये चीजें हो रही है। लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली जब कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, उसके बावजूद ही वो किसी भी वीडियो को अपलोड करते थे जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता था। तो इट मीन्स दैट स्टार्टिंग जो एक्टिविज्म है वो उसने राइटिंग से किया है। जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता था, जब कोई एक्शन नहीं होती थी, उसके बाद उसने एक्टिविज्म स्टार्ट किया थ्रू सोशल मीडिया के जरिए, तब जाके उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि हर कोई यही बोलता है कि एफआईआर क्यों लगे है, एफआईआर किस बेसिस पे लगे है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि एफआईआर किस बेसिस पे लगे हैं। उस टाइम पे जो एसएचओ साहब थे कुलगाम में पोस्टिंग 2018 में, डॉक्टर बारी साहब ने एक वीडियो अपलोड किया, उसने ये बोला है कि जो ये इलीगल माइनिंग है, जबकि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उस चीज पे टोटली बैन किया कि इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। उसने वही एक वीडियो अपलोड किया, उसने ये बोला है कि जो कंसर्न उस टाइम पे एसएचओ कुलगाम है वो इनसे हफ्ता लेता है और इन लोगों को इलीगल माइनिंग को प्रमोट कर रहा है। उस बेसिस पे सबसे पहला एफआईआर लॉन्च हुआ है। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा कब कौन सा एफआईआर लॉन्च हुआ और रीजन क्या है, और आप लोग सेक्शन भी सुन लीजिए कि सेक्शन क्या है एफआईआर का। सबसे पहला एफआईआर नंबर 49 2018। प्लीज मेहरबानी करके गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इवन तो पुलिस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, चाहे वो एसएसपी साहब हो, डीआईजी साहब हो, उनके दिमाग में एक ही चीज को बिठाया गया है कि डॉक्टर बारी वो एंटी नेशनल है। उन्होंने कभी गौर नहीं किया, उनकी फाइल को कभी पढ़ा नहीं किया, ये एंटी नेशनल सच में है या लोगों का कहना है। अगर वो एक बार सच में उनकी फाइल देखेंगे, खोल के देखेंगे सेक्शन क्या है, उसके बाद कंप्लेंट देखेंगे किस बेसिस पे, वो कभी ये नहीं बोल सकते डॉक्टर बारी एंटी नेशनल है। पहला एफआईआर नंबर 49 2018 अंडर सेक्शन 153 506 आरपीसी कुलगाम पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुआ है। एफआईआर 4 लॉन्च हो गए पुलिस स्टेशन कुलगाम में, 3 हो गए और एक एफआईआर कोईमू पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को एसएसपी कंसर्न कुलगाम जो एसएसपी साहब है वो लिखते हैं कि आपके खिलाफ 4 एफआईआर है, मुझे इन 4 एफआईआर की एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि रीजन क्या है एफआईआर लॉन्च होने का। तो डॉक्टर बारी साहब लिखते हैं 2 मई 2019 को, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं एविडेंस के साथ, 2 मई 2019 में ये लिखते हैं एसएसपी साहब को कि रीजन क्या है सबसे एफआईआर लॉन्च होने में। सबसे पहला जो एफआईआर है एफआईआर नंबर 49 2018, इसमें एक ही रीजन लिखा है कि जो मैंने वीडियो अपलोड किया किस रिगार्डिंग किया, वहां पे कुलगाम में कॉलेज के पास एक लैंड थी जिसको ग्रैब किया जाता है, वहां पे वॉलनट्स थे, उनको काटते थे वहां पे लोग, जो इलीगल था। दूसरा चीज वहां पे जो आजकल कानून बनाया कि जिसके अंडर भी स्टेट लैंड है उसको वो छोड़नी पड़ेगी। ये 2019 में डॉक्टर बारी साहब ने हाईलाइट किया कि आप स्टेट लैंड को ग्रैब क्यों करना चाहते हो। ये पहला रीजन है और पहला वीडियो है जिसकी वजह से उसको एफआईआर लग गया कि आप क्यों बोलते हो कि स्टेट लैंड पे अगर किसी गुंडे, किसी मवाली या किसी हाई इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पर्सन ने उस पर कब्जा किया, आप क्यों बोलना चाहते हो उस रीजन पे। इस पे पहला एफआईआर लगा है। दूसरा एफआईआर गौर से सुन लीजिएगा, एफआईआर नंबर 199/2018 अंडर सेक्शन, गौर से सुनिए, 153 353 13 ULAPA। आप लोगों को शायद इस चीज की कुछ लोगों को इल्मियत ना होगी। 13 ULAPA किसको लगता है? जो लोगों को उकसाएगा, जो देश के खिलाफ बोलेगा उसको लगती है। आप मुझे बोलिए, एक कॉमन मैन की हैसियत से आप मुझे बता दीजिए, 13 ULAPA का यही मतलब है कि जो लोगों को उकसाएगा, जो देश के खिलाफ उकसाएगा। क्या ये चीजें देश के खिलाफ है? क्या ये चीजें उकसाना इसको बोलते हैं? क्या इस चीज को हम एंटी नेशनल बोलेंगे? अगर डॉक्टर बारी साहब ने ये बात की है कि रहबर खेल जो उस टाइम पे लिस्ट निकला है उसमें 69 लड़कों की फेक डिग्री है, उसने ये वीडियो चढ़ाया कि मैं उस टाइम पे डीसी साहब वहां पे जो थे कंसर्न डीसी साहब से उसने उस टाइम पे रिक्वेस्ट की है मेहरबानी करके, क्योंकि वो उसके चेयरमैन थे, उनसे रिक्वेस्ट किया आप मेहरबानी करके इस प्रोसेस को देख लीजिए, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि लड़कों ने इसमें फेक डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं और जिस बेसिस पे उनका सिलेक्शन लिस्ट निकला है। अगर इस चीज को हम एंटी नेशनल बोलेंगे तो मैं एक्सेप्ट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय होल फैमिली कि डॉक्टर बारी एंटी नेशनल है। अगर इस चीज को बोला जाएगा एंटी नेशनल तो ठीक है, हम मानते हैं ये चीजें एंटी नेशनल है।
जो रहबर खेल में उस टाइम पे अपॉइंट है, वो इस टाइम पे घर में बैठ के आराम से विंटर वेकेशन काट रहे और सैलरी ले ले, लेकिन सफर कौन हो रहा है? डॉक्टर बारी साहब इस सेक्शन में, इस एफआईआर में सफर हो रहा है। वो अपने आप को प्रूव कर रहा है कि मैंने कोई एंटी नेशनल गेम नहीं खेली थी और ना मैं एंटी नेशनल हूं। ये हो गए 2 एफआईआर। तीसरा एफआईआर सुन लीजिए, एफआईआर 10/20 अंडर सेक्शन 153 एंड 13 ULAPA। ये एक सरपंच है, वहां हमारे कंसर्न विलेज का एक सरपंच है, उसने ये चीजें सिर्फ ये बोली है कि डॉक्टर बारी मुझे धमका रहा है। इस चीज पे उसको 13 ULAPA लगा, जबकि हकीकत में क्या थी? डॉक्टर बारी साहब ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने ये बोला है, आप गौर से सुन लीजिए, जिसमें उसने ये बोला कि जो गवर्नमेंट का फंड है, चाहे मनरेगा के अंदर होगा चाहे CDF के अंदर होता है, उसको मिसयूज किया जाता है, जिसका हक है उसको नहीं दिया जाता है। वो यहाँ के पंच, सरपंच या हायर ऑफिसर्स लेके कुछ करप्टेड हायर ऑफिसर्स उसको ग्रैब करते हैं, उसको इलीगली वे अपने लिए एक्वायर करते हैं। ये वीडियो डाला था उसने, इस बेसिस पे उसको 13 ULAPA लगा है। उसके बाद जो 4th वाला एफआईआर है जो लगा है पुलिस स्टेशन कोईमू में, एफआईआर 85/2018, जिसमें डॉक्टर बारी साहब ने वीडियो में ये बोला है कि वहां पे, मैं आप लोगों को सीधे बोलना चाहता हूं और ये फैक्ट भी है, आप लोग पता भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को याद होगा, जो भी हमारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के बाशिंदे उनको पूरा याद होगा, स्पेशली रेजिडेंट्स ऑफ द रेडवनी, वहां पे क्या हुआ? वहां पे स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, वहां रेडवनी जो स्कूल था वहां पे एक कैंप डाला गया। डॉक्टर बारी साहब ने एक वीडियो वहां पे दे दिया, उसने इतना ही बोला है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, या आप एक काम कर लीजिएगा, कैंप को शिफ्ट कर लीजिए किसी अदर प्लेस पे, या उस स्कूल को वहां से शिफ्ट कर लीजिएगा। रीजन क्या है? खुदा ना खास उस टाइम पे अगर कोई भी अनटूवर्ड हो गया तो वहां पे बच्चे सफर हो सकते हैं। उनका राइट, जो एजुकेशन राइट दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, बेसिक फंडामेंटल राइट के अंदर उनको पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर उनको राइट दिया गया है, वो वायलेट हो जाएगा अगर वहां पे कुछ भी अनटूवर्ड हो जाएगा। इस बेसिस पे उसको एफआईआर लग गए। अब ये रीजन क्या है एफआईआर लगने का, ये मैंने आपको बोले, और एफआईआर क्यों लगाए गए हैं अनलॉफुल में। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो वहां पे कंसर्न एसएचओ था उसके खिलाफ उसने वीडियो दिया था कि ये हफ्ता लेता है, इलीगल माइनिंग को प्रमोट कर रहा है, इस वजह से उसने उसके खिलाफ वीडियो दिया। और जब कंप्लेंट उस एसएचओ के सामने गई है तो उसने ये 13 ULAPA अनलॉफुल बना के, जबकि नहीं बनता था, उसने वो बना के दिया है और उसने 3 एफआईआर वहां पे काट दिए, 2 में उसने ULAPA लगा दिया। ये हो गई उसकी हिस्ट्री। अब उसके बाद जब आप किसी इंसान को जो सच्चाई की राह पे चलना चाहता है, जब उसको आप बार बार तंग करोगे, वो फिर वायलेंट हो जाता है। मतलब उसको ये लग गया था कि लोगों को ये लगता था कि डॉक्टर बारी जो है वो हक की बात करता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको इंटरफेयर करता है। लेकिन ये लोग बोलते हैं लेकिन सामने कोई नहीं आता है। और मेरा ये मानना है, जितने भी केसेस उन्होंने हाईलाइट किए, जितने भी उन्होंने करप्शन को मतलब खत्म करने की कोशिश की है, एटलीस्ट आप लोगों ने देखा भी होगा, डॉक्टर बारी साहब ने एक वीडियो अपलोड किया था आज से कुछ मंथ पहले। उसने बोला कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया मैंने लोगों को वापस दिलाया है। क्या 1 करोड़ रुपया 50 लोगों का नहीं होगा? क्या वो 50 नहीं 25 लोगों का नहीं था हक? क्या वो 50 लोग आज सामने नहीं आ सकते थे कि डॉक्टर बारी साहब आपने सही किया है, आप हक के लिए लड़ रहे, हम जाएंगे डीसी साहब को, उनको बोलेंगे जनाब जब ये हक पे लड़ाई लड़ रहा है आप इसको डिटेन क्यों कर रहे हैं? कोई तैयार नहीं है इस चीज के लिए। उसके बाद क्या हुआ, जब ये एफआईआर काटे गए उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई, जिस टाइम पे ये एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था। उन्होंने वहां पे प्रिंसिपल को लिखा था कि हम लोगों को ऐसे ऐसे कंप्लेंट आ रही है डॉक्टर बारी साहब के खिलाफ, आप इसमें रिपोर्ट दे दीजिए, क्या ये सच में एंटी नेशनल है, क्या ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या नहीं है। वो लेटर ये है। उसमें रिप्लाई में ये प्रिंसिपल, जो उस टाइम पे प्रिंसिपल था जीडीसी कुलगाम का, वो क्लियरली लिखता है कि डॉक्टर बारी साहब है वो एक ऑनेस्ट है, वो अपनी ड्यूटी को सिंसियरली निभाता है, और हमें ऐसा कभी आज तक नहीं लगा है कि ये एंटी नेशनल है या कभी किसी भी इलीगल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व नहीं था। इसलिए मैं इसको क्लीन चिट दे रहा हूं, क्योंकि हम लोगों का कोई पर्सनल नहीं था प्रिंसिपल साहब से जो वो हमें फेवर करता है। उसने सच्चाई का साथ दिया, ये उसकी लेटर है जो उसने उसको क्लीन चिट दे दी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये अरेस्ट हो गया 2021 में। उसके बाद अनलॉफुल पे ये अरेस्ट हो गया था। उसके बाद जब ये बंद हो गया था, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ऑनरेबल पीएम साहब को, नरेंद्र मोदी साहब के ऑफिस में गया, होम डिपार्टमेंट में दिल्ली में, वहां पे मैंने एक रिप्रेजेंटेशन डाली है। वो रिप्रेजेंटेशन क्या थी, वो रिप्रेजेंटेशन थी, आप खुद देख लीजिएगा मेरी कंटेंट क्या था एप्लीकेशन का।
application regarding proper and fair investigation in the matter of Dr. Abdul Bari Naik, former assistant professor and HOD, Department of Geography at Government Degree College, Women's College, Udhampur, Jammu Division. मैंने उसमें सारी चीजें लिखी है, इसके साथ क्या किया गया, किस तरह से एफआईआर लॉन्च किए गए, किस तरह से कोई इंक्वायरी नहीं बैठी है, उसके बाद इसको टर्मिनेट किया गया। आप ही बता दीजिए, अगर डॉक्टर बारी साहब सच में एंटी नेशनल होते, क्या मैं पीएम ऑफिस पे ये लेटर लिखता? क्या वो इंक्वायरी नहीं करते? मैं सीधे हायर ऑफिशियल्स पे गया हूं कि ये एंटी नेशनल नहीं है, इसने हक की बात की है, इसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, तब जाके ये रीजंस हो गए। उसके बाद वहां से पीएम ऑफिस से ये मिनी सेक्रेटरेट को लिखते हैं, उसके बाद उसमें जो प्रोसेस थी वो हो गई थी, टू सम एक्सटेंट उसमें प्रोसेस हो गई थी, लेकिन फिर फाइनली वो फाइल दब ही गई है। जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था कि मतलब इसके केस की पूरी री इन्वेस्टिगेशन हो जाए और प्रूफ हो जाए कि सच में क्या ये इलीगल एक्टिविटीज में क्या ये सच में एंटी नेशनल है या नहीं है। उसके बाद हमने कोर्ट रुख किया, कोर्ट में केस चल रहा है। अब हम लोग क्यों सफर हो गए? आप लोगों को 4 एफआईआर के बारे में मैंने बता दिया। अब जो 5वां एफआईआर लग गया है, रिसेंटली आप लोगों ने वो वीडियो देखा था जो किहिरबल में एक सेक्स स्कैंडल था और बेंगडार में था। बेसिकली वो बेंगडार में नहीं था, वो मिर्दांतर में था। अब वहां पे उसने वो वीडियो दिया, पोस्ट भी हो गया था, एक्सपोज भी हो गया वो, उसके बाद उसको सीज भी किया गया था। अब मैं आप लोगों की मतलब वो कहते हैं ना कि खुदगर्जी बताना चाहता हूं कि लोग किस चीज को, हमेशा अच्छाई को कभी प्रमोट नहीं करता है, लेकिन जहां पे इंसान की चूक हो जाती है लोग उसी चीज को पकड़ते हैं। डॉक्टर बारी साहब ने वो चीजें मतलब माशरे में वो गंदगी खत्म की थी, लेकिन जो मिर्दांतर के लोग हैं उस टाइम पे जब उसने वीडियो में ये बताया कि ये मिर्दांतर है, अनफॉर्चुनेटली वो टांगा स्लिप हो गया था उस टाइम पे। वो बेंगडार नहीं था, वो मिर्दांतर था। लेकिन वहां के बाशिंदों ने क्या किया, वो गए एसएसपी साहब के पास, उन्होंने कंप्लेंट दारिश की है। उसके बाद उस चीज पे एफआईआर लग गई कि इसने हमारे गांव का क्यों नाम बदनाम किया है, जबकि उसने वीडियो भी अपलोड किया था, माफी भी मांगी थी, मुझसे गलती होगी, मैंने गांव का नाम डाल दिया, वो बेंगडार नहीं था, वो मिर्दांतर था। चलो ठीक है, उस पर भी एफआईआर हो गया। ये 5 एफआईआर। और जो 6वां एफआईआर है जो अभी रिसेंटली बांडीपुरा में लगा था, जिस लड़की की वजह से लगा, मैं उस बहन से पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो, क्योंकि ये जिंदगी परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी जिंदगी है, यहां से रुखसत सबको होना है। आप उस अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे जो आपने एलिगेशन डाली है? आपको पता है स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है? डॉक्टर बारी ने आपको कब फॉलो किया है? मैं उस बहन से पूछना चाहता हूं, उसने एक्सटॉर्शन आपको कब किया है? उसने क्रिमिनल इंटिमेशन आपको कब किया है? उसने सेक्सुअली हैरेसमेंट आपको कब किया है? ये आप अपने आप से पूछ लो, और आंखें बंद करके, क्योंकि ये याद रखना कि आखिरत में आपको जवाब देना पड़ेगा। अब इतने सारे चीजें, देखिए मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया है। आप खुद समझ लीजिएगा, जब बंदा रात के 3 बजे सो रहा है गहरी नींद में, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर पे आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस वाले, एसपी रात के 3 बजे जूते पहन के आपके बेडरूम में आएंगे और आपसे ये बोलेंगे डॉक्टर बारी कहाँ है, हम ये बोलेंगे उसने क्या कोई कहीं पे चोरी की है? नहीं। उसने एनडीपीएस में कहीं पे कुछ घपला किया है? नहीं। उसने कोई जुर्म किया है? नहीं। फिर क्या किया उसने ये किया है, डॉक्टर बारी सच बोलता है, इस वजह से हम उसको गिरफ्तार करने वाले हैं। हर दिन 3 दिन से कंटिन्यूअसली हमारे घर में पुलिस आती है, पूरे रात भर रहते थे वहां पे कि डॉक्टर बारी को पेश करो, डॉक्टर बारी को पेश करो। वजह क्या है? क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो करप्शन को खत्म करना चाहता है, वो लोगों को हकीकत दिखाना चाहता है जो पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। अब हम इसी नतीजे पे पहुंच गए हैं। देखिए लास्ट में कोई साथ नहीं होता है। मैंने कल पोस्ट किया उनके पेज पे, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, कल को कोई डॉक्टर बारी पे कोई उंगली ना उठाए कि ये शायद डर गया, शायद इसने भी बाकियों की तरह रिश्वत लिया इसलिए खामोश हो गया। वो चीजें नहीं है। मैं आप लोगों को हकीकत बोलना चाहता हूं। डॉक्टर बारी की फैमिली, ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर बारी की फैमिली, हम लोगों ने बहुत कुछ सफर किया। अब हम और नहीं चाहते। हम लोग कब तक कोर्ट कचहरियां जाते रहेंगे? हम कब तक रात भर पुलिस स्टेशन की गेटों पे रहेंगे? हमारे भाई ने कोई गलती नहीं की है। छुनावाना इसमें कश्मीरी में कहते हैं युतम पोषण तो तमशासा आलम दुदमसन। इसलिए अब हम और नहीं झेल सकते हैं। मैं डॉक्टर बारी साहब से एक ही चीज बोलना चाहता, अगर उसको ये चीजें फिर से करनी है, देखो ये वही इंसान कर सकता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा। यहां तो डॉक्टर बारी साहब को अगर फिर से यही करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी है, फिर से एफआईआर लगाने हैं अपने ऊपर, फिर उसको एक ही सोल्यूशन है,
मैं उनको बोलता हूं उसको एक चीज करना है, हमारी पूरी फैमिली को वो खाने में जहर मिलाए, हम सब लोग मर जाएंगे, उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि जनरल पब्लिक को तो इन चीजों से मतलब ही नहीं है। डॉक्टर बारी जेल में रहे या बाहर रहे, उनको इन चीजों से मतलब नहीं, लेकिन उनको इस चीज से मतलब है जहां पे उनको प्रॉब्लम है वहां पे वो फोन घुमाएंगे, डॉक्टर बारी साहब हम लोगों को ये प्रॉब्लम है। अब बारी साहब के लिए मेरी ये एक मैसेज है, अगर वो सच में फिर से यही चीजें करना चाहता है, फिर वो हमारी फैमिली को जहर दे दे, खत्म करे उसके बाद, क्योंकि कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं होगा, चाहे वो फिर जेल लगे, पीएसए लगे, जो भी होगा वो खुद देखेगा। और अगर वो सच में चाहता है ये चीजें छोड़ना, मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेहरबानी करके पहले देख लीजिए कि ये कौन सा कौम है। आपने इस कौम के लिए अपनी नौकरी तक तर्क कर दी है, लेकिन फिर भी आपको रिवार्ड में क्या मिला। कल मैंने पोस्ट किया उनके एफबी पे, आप लोगों ने सबने पढ़ा है। जब भी जब मैं बाहर पढ़ता था, मैंने बीएलएल भी किया, एलएलएम किया है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, डॉक्टर बारी साहब आप लोगों का फोन नहीं उठाता था या स्विच ऑफ होता था, आप लोग मुझे फोन करते थे, बारी साहब हमारा फोन नहीं उठा रहे, हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। क्या आज आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं था? आज आप कॉल नहीं कर सकते थे, डॉक्टर बारी किस जेल में है, हम उससे मिलने जाते हैं, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको छोड़ दीजिए। क्या आप लोगों के पास, आप ये बोलोगे डॉक्टर बारी साहब का फोन बंद है, मेरा फोन तो बंद नहीं था, क्या एक कॉल नहीं कर सकते? जितने भी उसके चाहने वाले, जितने भी कमेंट करते, आप देख लीजिए, कल के कमेंट्स चेक कर लीजिए, क्या एक भी बंदे ने ये बोला है कि मुझे ये बोलिए डॉक्टर बारी साहब बंद है, कहां पे हैं? जब हमने ये चीजें देखी, हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, किसी ने नहीं बोला। इट मीन्स दैट कि यहां पे जिसका जो मतलब होता है, जब मतलब निकलता है उस टाइम पे, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। फिर जो उनके लिए खड़ा होता है, सीने पे गोली खाने वाला जो बंदा खड़ा होता है, उसकी तरफ वो आंख उठा के नहीं देखते, क्योंकि उनका मतलब निकल गया। अब मैं जितने भी जनरल पब्लिक है, जिनकी भी जो ग्रीवेंसेस होते हैं, ऑपरेटेड लोग होते हैं, उनसे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और ये मैसेज देना चाहता हूं, क्या डॉक्टर बारी साहब के पास ही एंड्रॉइड फोन है? क्योंकि उसको कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को भी एक्सपोज करे। वो ये मैं बोल रहा हूं, बीइंग एन एडवोकेट, ये चीज मैं बोल रहा हूं, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन होता है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, और एक सिस्टम होता है, आप मुझे बोलिए, अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी बात कहीं पे भी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप जाइए पुलिस स्टेशन। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं कोई पुलिस ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनेगा। क्या करो, आप जाओ कोर्ट में। कोर्ट में एक प्रोसीजर होता है, आप एप्लीकेशन फाइल करो जज साहब के सामने कि मुझे इस बंदे के खिलाफ एफआईआर करानी है, वो वहां से डायरेक्शन देगा पुलिस को, एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर लॉन्च हो जाएगा। और अगर ये चीजें भी नहीं, मतलब इस तरह से भी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, इतने ज्यादा मीडिया पर्सन है जिनके इतने फॉलोअर्स है, क्या आप उनके थ्रू अपना इशू हाईलाइट नहीं कर सकते हो? हर चीज पे एक्शन होती है, लेकिन हम लोगों को उस चीज का रिएक्शन देखना पड़ता है इन नेगेटिव वे में। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जनरल पब्लिक से, स्पेशली कश्मीर के लोगों से रिक्वेस्ट करना, जिसका जो भी मसला है, एप्रोप्रिएट फार्म है, पुलिस है, एंटी करप्शन है, सीबीआई है, सीआईडी है या कोर्ट है, इतने फॉर्म्स है, इतने सेटअप्स है, आप उन चीज को फॉलो करिए, ना कि डॉक्टर बारी को कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ उसका मोहरा बनाते हो। जब काम निकल जाता है, उसके बाद चाहे डॉक्टर बारी जेल में रहे, चाहे वो किसी भी मुसीबत में रहे, आप लोगों को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि दोबारा डॉक्टर बारी को अपने पर्सनल, अपने नीचे मसलों में उसको उलझाए मत, या उसको बंद ना करे। आप लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट होता है, आप लोगों को सिर्फ उसको यूज करना होता है, मेहरबानी करके ये मत करे, क्योंकि आप लोगों को भी अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा। और रही बात कि हर कोई कमेंट में कभी कभार लिखता है कि ये टर्मिनेटेड प्रोफेसर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये खुदा ना खास किसी गलत काम पे कभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। मैं खुद मानता हूं, एवं दो एडमिनिस्ट्रेशन खुद मानती है कि डॉक्टर बारी साहब के साथ इनजस्टिस हुआ है। 13 ULAPA लगा हुआ है, वो ड्रॉप भी हो गया है, इंक्वायरी नहीं बिठाई गई है, क्या सच में ये इन्वॉल्व था या नहीं था। इस वीडियो के जरिए मैं LG साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी उतनी ज्यादा पहुंच नहीं कि हम उनके साथ पास पहुंच जाए, ताकि मैं उसको, लेकिन मैं बाय इंटेंशनली मैं बोल रहा हूं कि एक रिप्रेजेंटेशन में उनको लिखूंगा, ताकि वो उस चीज पे गौर फिक्र करे, क्या सच में डॉक्टर बारी साहब के साथ इनजस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है। सच में हुआ है, और मैं एक पिटीशन लिखूंगा, उसमें मैं सारी चीजें मेंशन करूंगा। और मैं मेहरबानी करके गुजारिश करना चाहता हूं LG साहब को, जब भी वो मेरी पिटीशन उनके पास पहुंच जाए, काइंडली मेहरबानी करके मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, एजुकेटेड पर्सन के लिए, डॉक्टर बारी जो डबल PhD स्कॉलर है, उनके लिए बस 10 मिनट निकालिए, उस पिटीशन को पढ़ लीजिए, उसके बाद रीइन्वेस्टिगेट करिए केस को। अगर आपको एक भी पॉइंट पे ये लगेगा या ये प्रूफ हो जाएगा डॉक्टर बारी ने गलत किया है या वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है,
उसके बारे में जो आपको सजा देनी है हम उस सजा को एक्सेप्ट करेंगे विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने अपने दिल की जो आपके दिल में रह गया था आपने बोल दिया है तमाम। मतलब इसका मतलब यही हम समझे कि डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक ने जो अहद लिया था वो आप उन्होंने छोड़ दिया है, यानी कि सोशल एक्टिविज्म हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कर चुके हैं। आपने कहा आपकी फैमिली ने डेफिनेटली घर पे मशवरा किया होगा तभी तो आप यहाँ पर आए। जी जी मैम। नज़र मोहतरम, ये बहुत ही बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं कुशिद दास्तान न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से कि जो डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक है जो खुद को टर्मिनेटेड प्रोफेसर कहते हैं और उनके भाई ने आज बोला कि अनलॉफुल जो एक्ट उन पे लगा हुआ था वो कब का खत्म हो चुका है। 2 साल पहले ही वो 2 सालों से आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, ऐसा विटनेस नहीं है जो विटनेस बन के चढ़े कि हाँ इन्होंने गलत किया है। तो हम हमारी जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनसे गुजारिश कर रहे हैं काइंडली लुक आफ्टर दिस मैटर। इनका जो केस है उस पर नजरसानी करें। और आज जो डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक की फैमिली है उन्होंने ये कहा कि हम बहुत ही ज्यादा सफर हो चुके हैं इन चीजों से। हमारे घर पे रात को पुलिस आती है, बाकी आर्मी आती है, शूज लेके आती है और हम बहुत ही फेडअप हो गए हैं। इसलिए जो डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक है उन्होंने ये तवक्का किया था जिनकी, चलो ठीक है बाकी सब लोगों को छोड़े, जिनको मैंने मदद की थी एटलीस्ट अगर कोई नहीं वो लोग आएंगे और वो मेरे हक में बात करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी उनके हक में कोई भी बात नहीं की है, किसी ने भी उनके लिए कोई बात नहीं की है। और डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक की फैमिली का ये कहना है कि वो अब ये सोशल एक्टिविज्म छोड़ रहे हैं। बाकी देखते रहिए कुशिद दास्तान न्यूज़ नेटवर्क। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी आप अगर आप चाहे ये वीडियो अपने पेज पे भी चढ़ा सकते हैं, हम कोई स्ट्राइक आपको नहीं देंगे। बैठे रब के हवाले, दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।